नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत में आज सबसे पहले रेडियो दिवस है। रेडियो दिवस में जब से ये टीवी का समाचार आया है उसके पहले जो लोग होंगे, मतलब जो लोग 90 के पहले जवान हो गए होंगे, मतलब जिनका जन्म 70 या उसके पहले हुआ है, 80 तक भी उन लोगों को रेडियो का समाचार याद होगा। जैसे नमस्कार, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन खत्री से समाचार सुनेंगे। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे जोर शोर से उत्तर प्रदेश चुनाव की प्रचार प्रारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक हाथ में विकास की छड़ी है तो दूसरे हाथ में बुलडोजर की चाबी है। वहीं संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने ये कहा कि भारत की सेना सीमा के अंदर भी और जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है। पंजाब चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों ही जगहों से हार का अनुमान लगाया है। अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की बढ़त पूरे पंजाब में दिख रही है और आम आदमी पार्टी और चरणजीत सिंह की पार्टी आपस में ही उलझी हुई नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी पर टिकटों की बंटवारा और घालमेल का आरोप लगा है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में आपस में विवाद दिख रहा है। समाचारों में आगे है खेल समाचार। खेल समाचार में आज क्रिकेट के खिलाड़ियों का नीलामी हुई। जैसे कोई पुराने घर को बैंक रबड़ी की वजह से नीलाम करता है और अलग अलग लोगों ने बोली लगा करके आलू बैगन की तरह से खिलाड़ियों की खरीदारी की। इस तरह के बातचीत का जिन लोगों को आदत होगा उन्हें पता होगा कि आकाशवाणी का क्या मतलब था। उन लोगों को तब के समाचार, प्रादेशिक समाचार, खेल समाचार, मनोरंजन समाचार, कृषि समाचार का विषय में जानकारी होगा। आज बेशक हम दूरदर्शन को देखें, उसके बाद तो खैर अब चैनलों का बाढ़ आ गया है। अब इतनी चैनल आ गया है कि लोगों को चैनल से उकताहट हो गई है, लेकिन फिर भी आकाशवाणी का अभी भी महत्व है। दूर दराज की जगहों पर जहां पर टेलीविजन नहीं है, रेडियो अभी भी वहां का समाचार का मुख्य स्रोत है। आकाशवाणी के सभी कर्मियों, तकनीशियनों, निर्देशकों और अधिकारियों को आकाशवाणी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज और कोई हेडिंग का इच्छा नहीं है और कोई सुर्खियों पर चर्चा करना मैं नहीं चाहता, क्योंकि कल मेरी तकनीकी प्रॉब्लम आ गया था, नेट ने डिस्टर्ब किया था। इस वजह से मैं 4-5 मिनट तक ही बोल पाया, क्योंकि आगे मेरा नेट ने मेरा साथ नहीं दिया। पता ना आज भी ऐसा हो, इसीलिए मैं सबसे पहले मुख्य विषय पर आता हूं। आज के तारीख में हिजाब विवाद, मतलब बुर्का विवाद सबसे बड़ा विवाद है। आज का मेरा विषय है कि क्या बुर्का विवाद देश भर में अचानक उत्पन्न हो गया या एक साजिशतन उत्पन्न किया जा रहा है। अब तक के प्राप्त समाचार के अनुसार जो विशेषज्ञों की टीम ने खुफिया जानकारी इकट्ठा किया है और जिसका एविडेंस भी है कि बुर्का विवाद अचानक उत्पन्न हुआ विवाद नहीं है। असल में इसकी नींव पड़ी है अक्टूबर-नवंबर के महीने में। उससे पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, बहुत पहले का वीडियो है। भारतीय धुन पर कुछ लड़कियां नृत्य कर रही हैं, मतलब नृत्य कोई परंपरागत नृत्य नहीं, जैसे स्कूल के बच्चे एक मनोरंजक डांस करते हैं, मतलब ना उसमें कोई डांस का लय होता है ना सुर होता है, मस्ती में डांस जिसको बोलते हैं, जो जहां है मस्त है। हम लोग भी स्कूल कॉलेज में नाचे हैं तो कोई नाच का कोई किसी को ना तो कोई प्रशिक्षित होता है ना कोई कूद रहा है, बस कूदने को नाच बोलते हैं। तो उसी तरह का नृत्य था। उसी में एक लड़की बुर्का पहन करके भी नाच रही थी। वो अपने विद्यार्थियों के साथ थी, उसमें ना तो वो मुसलमान थी ना ही वो हिंदुओं की टोली में थी, वो विद्यार्थियों के साथ थी।
फिरका परस्ती लोगों को ये बात बड़ा बुरा लगा। जो कट्टरपंथी मुसलमान है उन्होंने बोला कि भाई लड़की तो भौंक रही है, उन्होंने इसका स्लॉट वहीं पर तैयार किया। दूसरा क्या है कि हमारे देश में हर बार कुछ देर के बाद एक प्रयोग हो रहा है। असल में प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है, ये आप हर बार समाचारों पर या आकाशवाणी पर भी सुनते आए होंगे कि आज अग्निशमन विभाग ने कनॉट प्लेस में मॉक ड्रिल किया। आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के रोड पर मॉक ड्रिल किया। आज एनसीसी कैडेटों को मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारी की जांच परख की गई। आज भारत और पाकिस्तान के सेनाओं ने आपस में युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी सेना और भारत के सेना ने रेगिस्तान में युद्धाभ्यास किया। मतलब ये जो युद्ध का अभ्यास होता रहता ना, आप आपने सुना होगा कि भारत का एक युद्धक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पायलट ट्रेनिंग फाइट उड़ान पर था। मतलब सब जो जितनी सेनाएं हैं या जितने अर्धसैनिक बल के लोग हैं वो बीच बीच में अपना ट्रेनिंग जांचते रहते, ट्रेनिंग करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि टीचर लोग ट्रेनिंग पर गए हैं। अब कई बार हम लोग ऑफिस में जाते हैं ना कि भाई कमिश्नर साहब कहाँ हैं, नहीं वो ट्रेनिंग पर गए हैं। कई बार हम सुनते जिलाधिकारी जी कहाँ हैं, नहीं वो ट्रेनिंग पर गए हैं। तो लोगों के दिमाग में आता है कि यार अभी तो ट्रेनिंग लेकर आया हुआ, काहे का ट्रेनिंग लेगा, इतने दिन नौकरी के बाद क्या ट्रेनिंग लेगा। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग ली जाती है, उनके जांचा जाता है कि उनमें कितनी परंपरागता आई है और कितना उनमें मजबूती आई हुई है। इस बात को परखा जाता है और खुद की शक्ति को जांचा जाता है कि भाई आप कितना सजग है, कितना सक्षम है, कितना जागरूक है और कितने चौकन्ने हैं। हमने देखा है कि मुसलमान इस देश के कुछ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बुर्का विवाद पर आरिफ मोहम्मद खान जैसा विद्वान स्कॉलर इसको कह रहा है कि ये बेबुनियाद बकवास और बिना मतलब का बवाल है, क्योंकि कुरान में बुर्का कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं पर बुर्के का प्रचलन ही नहीं है। जो इस्लामिक राष्ट्र है जैसे पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में इस्लामिक राष्ट्र बना पाकिस्तान, वहां पर बुर्का बैन लग चुका है। 3 तलाक को वर्षों पहले बैन लगा दिया गया है, लेकिन अभी भारत में है। दुबई में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, सीरिया में, इस सब जगहों पर सड़कों पर नमाज बैन है, लेकिन भारत में है। क्योंकि भारत में कई चीजों की परख जांचनी पड़ती है, अपने आप को जांचना पड़ता है। इस बात का संयोग नहीं, ये प्रयोग होता रहता है। कभी CIA के नाम CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर जांचा जाता है कि हम इक्वल बंद हो सकते हैं नहीं। कभी किसी चोर को मार करके ये कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग हुई है, हम उस पर इकट्ठा हो रहे हैं कि नहीं। कभी कहा जाता है कि किसी ने पवित्र कुरान को जला दिया है, उस बेअदबी के नाम पर आपको जांचा जाता है कि कहीं हम इकट्ठा हो रहे हैं कि नहीं। अब बुर्के पर जांचा जा रहा है कि क्या हम इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं। असल साजिश ये है, असल बात अंदर की ये है कि बेअदबी के नाम पर जांचा जाता है। नाम ऐसा रखा जाता है कि जो भी पक्का और सच्चा मुसलमान होगा वो कितना हो देशभक्त हो, लेकिन वो कहेगा कि भाई पहले मेरा इस्लाम है उसके बाद देश है। क्योंकि इस्लाम में पढ़ाया जाता है कि खुदा कैसे बढ़ के कोई नहीं, पहले खुदा है, देश बाद में है। तो ये इस बात की स्लॉट तैयार की जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में कुछ लड़कियों ने अपने फेसबुक पर सेव बुर्का नाम का कैंपेन, बुर्का नाम का कैंपेन चलाया है और सबने अपने ट्विटर प्रोफाइल में, जो प्रोफाइल पीछे तो DP था, उसमें बुर्के का वो एक कैंपेन कर उर्दू में लिखा है, मैं नहीं समझ पाया को क्या लिखा है, लेकिन एक ही सेम पिक्चर कई सेलिब्रिटी और कई ऐसे संस्थाओं के फेसबुक प्रोफाइल पर था, व्हाट्सएप DP पर था, ट्विटर DP पर था, मतलब सब पर यह था। और प्रयास किया जा रहा था कि भाई इसकी जांच पड़ताल और अच्छी तरह से, एक तरह से मुहिम चलाई जाए। और उसको धार मिला कर्नाटक से। कर्नाटक के स्कूल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से वहां पर बुर्का बंद है। मतलब किसी भी तरह की आप यूनिफॉर्म के अलावा कोई यूनिफॉर्म पहन करके आप नहीं जा सकते। फिर ये उत्तर प्रदेश चुनाव के इन पहले, देखिए ये साजिश कहां मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपने कभी किसी स्कूल जाते लड़की का स्कूल अंदर घूमने से लेकर के पार्किंग तक वीडियो बनाया है?
क्या वीडियो बनाने में एक लड़की बुर्का पहन के अपनी स्कूटी पर जा रही है और उधर से भगवाधारी 4-5 लड़के उसको जय श्री राम करके हुड़दंग टाइप के प्रदर्शन कर रहे हैं और एक आदमी वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को प्रॉपर चैनल पर चलाया जा रहा है। ऐसा कभी स्कूल कालीन में होते देखा है आपने? हालांकि हम लोग जब स्कूल कालीन में थे तब तो मोबाइल बना ही नहीं था, अब तो घर में लैंडलाइन भी किसी किसी का था, तो मुझे तो इस बात का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं कह सकता कि जी ऐसा होता होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है जिनके पास, जैसे मेरे बच्चे एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हालांकि अब तो उनकी भी पढ़ाई पूरी हो गई है, वो मोबाइल लेकर के पढ़ने जाते थे, तो हो सकता है वो शूटिंग वीडियो करते हो। मुझे इस बात, जिन बच्चों को अभी स्कूल कॉलेज आते हैं वो बताए कि क्या वो खड़ा होकर के मोबाइल पर वीडियो बनाते हैं कि कौन लड़की आ रही है, कौन लड़की जा रही है, और स्कूल प्रशासन इसकी इजाजत देता है क्या? जो सामान्य ज्ञान है उसमें मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन देखिए उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो के उस स्क्रिप्ट को देखिए, स्क्रिप्ट राइट को देखिए, उस निर्देशक को देखिए जिसका निर्देशन है, उस कैमरामैन के काम को देखिए, कितना शानदार उसका काम है, फ्रेम टू फ्रेम कितना बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, शानदार लाइटिंग है, शानदार एक्शन है, शानदार साउंड है, मतलब साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन सब कुछ बेमिसाल है, अव्वल दर्जे का कलाकारी है, कैमरागिरी है, और वीडियो बड़ा शानदार निकला है। मतलब ऐसा तो सिनेमा के शूटिंग में प्रोफेशनल जो कैमरामैन है वो भी इतनी बढ़िया शूट नहीं कर पाते हैं, उनका भी कहीं कोई आवाज रह जाता है, एडिट करना पड़ता है। लेकिन ये विदाउट एडिटिंग कितना बढ़िया वीडियो बना है कि एक लड़की स्कूटी से आती है, वो स्कूटी खड़ा करती है, कुछ लोग भगवाधारी उसके सामने जय श्री राम करते हैं और वो अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए आगे जाते हैं, और ये वीडियो हर सोशल मीडिया, फेसबुक, मतलब दुनिया भर में अब ये वीडियो प्रचारित हो जाता है। मैं ये बोलता हूं तो 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग देखते होंगे, 50 लोग देखते होंगे, लेकिन उस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा है। अब वो लड़की सेलिब्रिटी हो गई है। ये एक, अब इस साजिश को समझिए कि कितना बड़ा ये स्क्रिप्ट लिखा गया, मतलब इसको समझिए कि ये हो क्या रहा है। इस साजिश की तार आप जोड़ेंगे तो देश के बाहर आती है। पाकिस्तान ने कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है, उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग का सबूत आ चुका है, समाचार चैनलों पर चला हुआ है, और इसका बाकायदे इसकी स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग हुई है कि इसको कब, कैसे और कब चलाया जाएगा। असल में अगर ये उत्तर प्रदेश चुनाव की बात किया जाता तो शायद उतना माइलेज नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मुख्य चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां भी मतदान हो रहा है और कल होगा। इन समय पर इस तरह के अगर वीडियो को चला करके देश भर में बदनामी करने का प्रयास किया जाएगा तो दोनों लोगों को माइलेज मिलेगा। एक तो वोट बैंक का इंतजाम भी बड़ा पुख्ता हो जाएगा, ध्रुवीकरण होगी, मुस्लिम एक तरफ होगा, हिंदू एक तरफ होगा, और ये ध्रुवीकरण से किसको फायदा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मुसलमान को ये नापने, ये जांचने, ये परखने का मौका भी मिल जाएगा कि भाई हमारी धार कितनी मजबूत हुई है। ये बात मैं बार बार जांचना, परखना, धार जांचना क्यों कह रहा हूं वो आपको 2 मिनट में बता देता हूं। देखिए, कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज में ये घटना हुआ है। मैं इसको दुर्घटना कहूंगा। दुर्घटना का मतलब ये नहीं है कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होना, बस से टकरा जाना, रेल से कट जाना, 2 गाड़ियों का आपस में टकराना। दुर्घटना ऐसी कोई भी घटना जो दुर्भावना से किया गया हो या अचानक किया गया हो उसको दुर्घटना बोलते हैं। और उसमें जान माल का नुकसान कितना होता है वो नुकसान अलग होता है। दुर्घटना वो है, कई बार दुर्घटनाएं होती है, गाड़ी में गाड़ी टकराता है और किसी को कोई नुकसान नहीं होता। हम लोग कार चलाते हैं दिल्ली में, कई बार पीछे से कोई आकर ठोक जाता है, कई बार हम किसी को ठोक देते हैं, कई बार कोई बगल से रगड़ करके चला जाता है और नुकसान नहीं होता, गाड़ियों की खुरच उरच लगकर आ जाती है, लेकिन दुर्घटना तो भी हुई ना। तो दुर्घटनाएं, इसको मैं दुर्घटना मानूंगा। लेकिन इसकी आंच कहां कहां गई? सबसे पहले अब मतलब तकनीकी रूप से तो भारत का ही अंग है, लेकिन भारत का संविधान वहां पर लागू नहीं है, भारत का कोई भी कानून वहां पर लागू नहीं है। उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां पर संविधान लागू नहीं है? क्योंकि भारत का कोई भी संवैधानिक पोस्ट वहां पर काम नहीं करता, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे केंद्रीय जल जांच एजेंसी हो या केंद्रीय बल हो, कोई वहां नहीं जाता और किसी का वहां नहीं सुना जाता। खाता ना वही जो ममता बनर्जी का है और उनके जो आतंकी लोग है वो सही। वहां पर आप पटरी पर नमाज करिए, रेल रोक दी जाती है, भाई नमाज पूरा हो जाने दीजिए तब तक हम रेल
वो रुके रहेंगे। पैसेंजरों को जान जाना हो, किसी की नौकरी हो, इंटरव्यू हो, किसी को कार्यालय जाना हो, किसी मरीज को उसमें बैठे होकर के कहीं अस्पताल जाना हो, उससे कोई परवाह नहीं है। मरना है तो मरने दीजिए। 130-135 करोड़ देश में 100 करोड़ के बाद हिंदुओं के मान लो 1 आध करोड़ बढ़ी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता। ममता बनर्जी के तो वोट बैंक आप है नहीं, ममता मानती है। तो वो वहां पर एक होता है, स्थिति इतनी बुरी होती है कि उग्र भीड़ ने वहां के प्रिंसिपल पर पथराव कर दिया और प्रिंसिपल को जान बचा के भागना पड़ा। बाद में कैमरा जब कॉलेज में गया तो वहां जमीन पर पत्थरे पत्थरे पड़ी हुई थी। अब वो जो लड़कियां बुर्का में आई थी वो कहां से पत्थर और कैसे पत्थर लेके आई और कहां से अचानक उन सबके हाथ में पत्थर आ गया। सड़क पर तो पत्थर पड़ी नहीं थी, स्कूल में तो पत्थर पड़ा नहीं था, कॉलेज में तो पत्थर पड़ा नहीं था, तो वो पत्थर का पथराव उस मैदान में कहां से हो गया प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने, ये समझने वाली बात है। मालेगांव जहां पर हिंदुओं को पीट पीट करके मार दिया गया और महाराष्ट्र की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जिसमें शिवसेना के पास गृह मंत्रालय था, वही गृह मंत्री जो अभी जेल में सजा काट रहे हैं, उन 3 साधुओं के निर्मम हत्या के दोषी, उनका पाप भुगत रहे हैं वो। उस मालेगांव में हजारों लाखों के संख्या में बुर्काधारी लोग सड़क पे आकर के बुर्का मेरा अधिकार है का नारा लगाते हुए इकट्ठा हो जा रहे हैं। देश के और भी बहुत सारे भूभाग में बुर्का पहने हुए नारे लगाए जा रहे हैं। महिलाओं का भीड़ अचानक वहां से आ जा रहा है। वीडियो देखने में लग रहा है कि यार ये देश में हम मुसलमान 20% है या बाकी लोग 20% है, मतलब लोग आता कहां से, भीड़ कहां से। समाचार चैनल वाले भी वीडियो दिखाते हैं। अगर सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आते तो मैं कहता कि हो सकता है कि ईरान इराक की किसी महिला रैली का वीडियो नहीं, लेकिन वो भारत का वीडियो है। अचानक इतनी भीड़ आती है बुर्का पहने हुए कि देश भर में बुर्का 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 कल और कुछ भी नहीं। मित्रों, एक तरह से मुझे ये देख करके एक सुखद संतोष भी हो रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने कभी भी हिंदू हितों की रक्षा पर बात करते नहीं सुना है, क्योंकि हिंदू का भी कोई हित है इस बात का हमने कल्पना भी नहीं किया। हमको पता भी नहीं था कि हिंदू के हितों की भी चर्चा होती है, मतलब कुछ करता है क्या और करना चाहिए, हमने कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि हमारी रक्षा कोई नहीं करता था। आज कम से कम प्रतिवाद शुरू हुआ है। ये बुर्का विवाद को ही अगर ले लिया जाए तो 2014 से पहले का बुर्का विवाद वीडियो पर आ पाता नहीं आता, क्योंकि तब उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि तब तो देश का प्रधानमंत्री कहता था कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, बहुसंख्यक भाड़ में जाए। इस देश का मुख्यमंत्री कहता था कि भाई अगर मुस्लिम लड़की पास कर जाएगी तो उसको इतना वजीफा देंगे, हिंदू लड़की पास करेंगे तो उसको लतियाएंगे क्या। ये वो नहीं काम है, मेरा प्रश्न है। तो इस तरह की तो पहले से था, लेकिन क्या अब इस देश में कभी भी कोई ऐसी सरकारें इस आने का हिम्मत करेगी नरेंद्र मोदी के बाद जो हिंदू हितों की अवहेलना कर दे। हिंदू हितों की अवहेलना और तुष्टीकरण का परिणाम आपको एक शब्द में बताता हूं, आप समझने वाले समझ जाएंगे। 80 के दशक में 84 में जब आदरणीय राहुल गांधी जी के पिता परम आदरणीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, शरिया और संविधान का टकराव हुआ और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का दबाव बनाया। राजीव गांधी मुस्लिम चरमपंथियों के दबाव में आ गए और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय को अपने बहुमत के आधार पर धत्ता बताते हुए पलट दिया और बोला कि भाई शाहबानों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। शाहबानो प्रकरण क्या था वो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तलाक पर शौहर से मुआवजा लेने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराया था, वो शाहबानों के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन मुस्लिम चरमपंथियों ने कहा था कि हमारे यहाँ महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, हमारा तो शरिया के हिसाब से चलेगा और शरिया में महिला का कहीं कोई स्थान नहीं है। राजीव गांधी के पास मौका था ये कहने के लिए कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। लेकिन राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे झुके और उन्होंने शाहबानो केस के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट में पलट दिया। पार्लियामेंट को अधिकार है इस देश में सुप्रीम कोर्ट निर्णय को पलटने का, क्योंकि पार्लियामेंट के ही बनाए कानून पर सुप्रीम कोर्ट एक्ट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो नथिंग पार्लियामेंट के आगे। लेकिन उसके बाद से हुआ क्या, अगर आप ये जान जाएंगे तो स्थिति समझ में आ जाएगी।
1984 तक जो लोग थे वो सब कांग्रेस से लड़ते थे। मतलब सब, जैसे आज नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सारा दल गोलबंद हो रहा है, तब कांग्रेस के विरुद्ध गोलबंद होता था। और होता था कि क्या कभी कोई ऐसा मौका आएगा जब कांग्रेस को हम हरा पाएंगे देश में, प्रदेश में। आज स्थिति यह है कि लोग कांग्रेस से समझौता करना नहीं चाहते। कांग्रेस को 2 सीट भी कोई देने को तैयार नहीं है। कहता है यार तुमसे हाथ मिलाने का मतलब है हारने की गारंटी है। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी ने प्रयास किया था। हद से क्या हुआ अखिलेश यादव का, अब की बार वो दूर से ही प्रणाम कर दिया राहुल गांधी को कि भाई आप दूर ही रहिए, फोटो भी मत इस टाइम आ जावे, नहीं तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भैया 2-1 सीट लेना हो तो ले लो, फिर भी हमारे साथ किसी रैली में मत आ जाना। आप बता दो कौन से 2 जगह से मैं अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा, समझौता में नहीं चाहिए, हमको बता दो 2 सीट दे देता हूं आपको, अपना कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं करूंगा, मुझे आपका समर्थन नहीं चाहिए, तो मैं जो जीता जाता वो भी हार जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने समझौता पर बात करने की हैसियत नहीं दी। कहा अगर समझौते पर बात करूंगी मेरा नाश हो जाएगा। ये स्थिति कांग्रेस की हो गई कठमुल्लों के सामने झुकने का। संविधान के ऊपर शरिया का महत्व देने का परिणाम हुआ कि कांग्रेस आज मरणासर पर खत्म हो रही है। अब चर्चा इस बात का है कि नरेंद्र मोदी पहले कोरोना को खत्म करेंगे या कांग्रेस को। गंगा साफ होगी या कांग्रेस साफ होगी, इस बात का चर्चा आम समाज में होने लगा है। इस चीज को देखते हुए ये बुर्का विवाद क्या वो साजिश है जो वो अपनी वह अहमियत बनाए रखने के लिए समाज पर दबाव बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, या इसका कोई और वजह है? मेरे ख्याल से इसका वजह बहुत गहरा है और साजिश बहुत गहरी है। समझने की बात है। समझने की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, भारत के प्रधानमंत्री के पास खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आई है जो बड़ा चौंकाने वाला, घबराने वाला और परेशानी में डालने वाला है। नरेंद्र मोदी उसको समझ रहे हैं और उन सब चीजों के उस जितने लूप होल थे वो सबको फुलफिल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये कट्टरपंथी देख करके परेशान हो रहे हैं कि अगर धीरे धीरे नरेंद्र मोदी यही करता रहा तो जो मेरा गजबाई हिंद का सपना था वो साकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी उन तमाम कमजोर कड़ियों को मजबूत करता जा रहा है और मजबूती से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमने कल्पना किया था वो नहीं होगा, क्योंकि 2-3 चीजें पाइपलाइन में है। ध्यान रखिएगा, अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सबसे छोटा राज्य है उत्तराखंड, बहुत छोटा, उत्तर प्रदेश से बट के गया हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इन चुनाव, कल वहां चुनाव है, मतदान है 14 तारीख को, और 2 दिन पहले, कल मतलब बीते वाले कल, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उत्तराखंड में मेरी सरकार बनेगी तो समान नागरिक संहिता पर विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी और उसका रिपोर्ट लिया जाएगा कि इसको कैसे लागू किया जाए। कोई भी कानून का आदमी जो संवैधानिक पद पर है वो यही कहेगा कि संवैधानिक दृष्टि से उस पर चर्चा किया जाएगा और क्या उसका ड्राफ्ट वो लगाएंगे। ये थोड़े भाव करा थोड़े कहेगा कि कल से ये लागू हो जाए, नहीं, वो तो कानून के हिसाब से लगेगा ना। हमारे यहाँ कोर्ट है, सक्षम न्यायपालिका है, हमारे यहाँ पक्ष है, विपक्ष है, हमारे यहाँ लोकतंत्र में लोग का मत है, तो लोगों को बतानी पड़ेगी। और वो अपना रेफरेंडम मांग रहे हैं। अगर उत्तराखंड में सरकार भाजपा की आ जाए, मतलब भाजपा, उत्तराखंड के लोगों का रेफरेंडम है कि आप समान नागरिक संहिता की तरफ जाइए, क्योंकि आपने चुनाव से पहले कहा है। और पुष्कर सिंह धामी ये बात कह सकते हैं कि मैं तो मतदान के पहले ही अपने लोगों से कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जनता ने इसी बात पर हमको भरोसा दिया है। वो एक छोटे से राज्य में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। चरमपंथियों को और गजबाई हिंद के जानने मानने और उसको चरितार्थ कल्पना करने वाले लोगों को इसी बात का दर्द हो रहा है, नरेंद्र मोदी का विरोध है। इसीलिए वो अपने धार को नाप रहे हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि हम एक हो सकते हैं कि नहीं, कितना देर में एक हो सकते हैं। झारखंड में आपने देखा है, छोटे से बात पर हजारों लाखों मुसलमानों को एक मन में इकट्ठा कर दिया गया, जबकि ना कोई सोशल मीडिया पर बयान आया, ना टीवी पे बोला गया। अंदर खाने कौन सी ऐसी तरकीब थी, कौन सा ऐसा इशारा था कि सारे लोग इकट्ठा हो गए। वहीं बुर्का विवाद में कहीं कोई रेडियो पर आह्वान नहीं किया गया था कि कलकत्ता के कॉलेज में, पश्चिम बंगाल के एक कॉलेज में प्रिंसिपल का पथराव करना है, लेकिन वो पथराव होगी।
मालेगांव में लाखों करोड़ लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। वो अपने आप को जांच रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको इनके मनसे को, जो देश के विरुद्ध जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए कमल का बटन दबाना है, क्योंकि कमल का बटन ही उनके मनसा पर कुठारघात होगा। क्योंकि पहले वाली सारी बटन आपने दबाया है और उस बटन का परिणाम क्या है आप देखे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया साइट पर IT सेल वाले कुछ कुछ वीडियो डाल रहे हैं। क्या कि वही कमल का बटन है जिसको दबाने से तेल 200 रुपये किलो हो गया। मैं कह रहा हूं तेल 2000 रुपये किलो हो जाए, पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन पेट्रोल के बगैर हम जी सकते हैं, लेकिन देश का एक और टुकड़ा हो जाएगा तो हम नहीं जी सकते। हमारे मंदिरों पर किसी और धर्म का कब्जा हो जाएगा तो हम नहीं जी सकते। हमारे बहू बेटियों के शरीर के ऊपर नकाब ओढ़ने की मजबूरी आ जाएगी तो हम नहीं जी सकते। और अगर आप इन सब चीजों के नहीं चाहते हैं तो कमल का बटन दबाइए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए और इनके साजिश का पर्दाफाश कीजिए, इनके साजिश को समाप्त कीजिए। इन्हें शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपको होशियार करता हूं कि आप ये साजिश समझिए और इनके साजिश का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।